हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बल एवं गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जहां पर सारी आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। और 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच शुरू हो चुका है, बायोलॉजी शुरू हो चुकी है। आप लोग जुड़िए, तैयारी को बेहतर करिए। एक ही बैच में सारे एग्जाम्स की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। ये सारे आप लोगों के फीचर्स है, 2024 के भी हम लोग सारे क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स में जाइए, निर्माण बैच, इसमें आप लोगों को डेमो भी मिल जाएगा। आप लोग जाके डेमो भी देख सकते हो, बाय नाउ करके जैसे पेमेंट करेंगे क्लास आप लोगों की चल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों बल समझने से पहले, फोर्स क्या होता है, पहले हम लोग समझेंगे गति के नियम। आप लोग समझते ही हैं गति क्या होता है, मोशन क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों जब भी मोशन होगा ना, आप लोगों को कुछ चीजें वहां पर हमेशा देखने को मिलेगी। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए, जहां पर बताया पहले नियम में कि भाई जब भी गति होगी देखना आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सेकंड नियम में बताया कि देखो जब भी गति होगी कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। थर्ड नियम में भी आप लोगों को कुछ चीजें बताई। तो आइए पहले बात करते हैं न्यूटन साहब ने जो 3 नियम दिए, पहले नियम में क्या बताया, दूसरे में क्या बताया, तीसरे में क्या बताया। चलिए, तो न्यूटन साहब ने जो गति के नियम दिए उसको पहले हम लोग समझते हैं। दोस्तों कौन से वर्ष में दिए थे? इन्होंने दिए थे 1687। और दोस्तों इनकी एक बुक थी, उसमें इन्होंने अपने 3 नियम प्रकाशित करे थे। ठीक है, बुक का नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसमें इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो आइए इन 3 नियमों की बात करते हैं। इसी बुक में इन्होंने अपने 3 नियम दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनका पहला नियम क्या था, क्या बताया इन्होंने अपने पहले नियम में? दोस्तों इन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक सरफेस है, यहां पर कोई एक वस्तु रखी है जो कि अभी किस में है, रेस्ट में है, विराम में है। दोस्तों क्या ये अपने आप चलना शुरू कर देगी? क्या रेस्ट से मोशन में आ जाएगी? क्या नहीं। तो न्यूटन साहब ने पहले नियम में यह बताया कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तो वह विराम में ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा केस लो, अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है यानी गति कर रही है, तो दोस्तों वो गति ही करती रहेगी जब तक आप लोग उस पर बल लगा के उसको रोकेंगे नहीं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन यानी गति कर रहा है तो वह गति ही करेगा। कब तक? जब तक आप लोग उस पर कोई बल नहीं लगाओगे। अच्छा दोस्तों, बल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से समझो, पूरी बात ध्यान से समझो। इन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है तो उसी वेलोसिटी से, उसी वेग यानी उसी वेलोसिटी से वो मोशन करती रहेगी। अगर आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है वेलोसिटी बढ़ जाए, हो सकता है दोस्तों वेलोसिटी कम हो जाए, ये रेस्ट में आ जाए। लेकिन अगर आप लोग फोर्स नहीं लगाओगे तो उसकी जो पहले अवस्था थी वो ही अवस्था रहेगी। जैसे दोस्तों यहां पर देखो, ये फुटबॉल रखी थी ना, तो जब तक फोर्स नहीं लगाया गया था फुटबॉल पहले रेस्ट में थी, वैसे ही रेस्ट में थी। जब आपने फोर्स लगाया तब जाके इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ यार, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, क्या कि वस्तु रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाह रही है, मोशन में आना ही नहीं चाह रही। वो तो हम लोग जब फोर्स लगा रहे हैं तब जाके ये मोशन में आ रही है। तो अपने आप ये अवस्था में परिवर्तन हो रहा है क्या इसके? नहीं, जब आप लोग फोर्स लगाएंगे तब होगा। दोस्तों ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, ये तो एक ढीठपन हो गया ना। तो दोस्तों इसे ही हम लोग इनर्शिया यानी जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देता। या आप लोग ऐसे भी समझो, जब आप लोग थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, चिन्ना सा लगाया, तो क्या चिन्ने से फोर्स में ही रेस्ट से मोशन में आ जाएगी? कि नहीं, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके मोशन में आएगी। यानी कम फोर्स लगा रहे हो ना तो उसका क्या कर रही है? विरोध कर रही है। जब आपने बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दिया
तब जाके किस में आएगी, ये मोशन में आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो फर्स्ट लॉ है, पहला नियम, क्या जड़त्व से संबंधित है क्या दोस्तों? इसीलिए हम लोग इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए न्यूटन साहब के किस नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम बोलते हैं? पहले नियम को ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि किसी वस्तु का जड़त्व किस चीज पर निर्भर करेगा, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहां पर एक 10 किलोग्राम की वस्तु रख दी मैंने, यहां पर मैंने 5000 किलोग्राम की वस्तु रख दी, किसका जड़त्व ज्यादा होगा, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? मतलब किसका जड़त्व ज्यादा होने का मतलब क्या है, किसकी स्थिति में परिवर्तन करना मुश्किल होगा। इसमें तो दोस्तों थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। यहां पर बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तब जाके इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए जड़त्व का मान किस पर निर्भर करता है, आप लोग बोलेंगे मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? चलिए अब दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया अभी एनटीपीसी में, न्यूटन साहब के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है, या इसे किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे जड़त्व का नियम भी हम लोग बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस बार टेक्नीशियन में पूछा गया, बिल्कुल अभय जी हो जाएगा। वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाह रही है, ठीक है। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब मोशन कर रही है, गति कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो उसी में रहना चाह रही है। आप लोग जब बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके उसमें परिवर्तन होगा, वरना वो उसी में रहना चाह रही है। और जब विरोध कर रही है, अगर आप लोग उस की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हो, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रवृत्ति को इनर्शिया यानी जड़त्व बोलते हैं। दोस्तों आई बात समझ में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों, जो ये जड़त्व होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बताएंगे जल्दी से, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, ठीक है, कभी पढ़ा हो तो बताएंगे। दोस्तों जड़त्व 3 प्रकार का है, या मैं बोलूं ढीठपन 3 प्रकार का होता है। दोस्तों एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाह रही है, विराम में ही रहना चाह रही है, ठीक है। अगर आप लोग इसको गति में लाना चाह रहे हो तो ये इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। एक होता है दोस्तों इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। ये क्या है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाह रही है। एक होता है दोस्तों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। अगर कोई वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करना चाहेगी। अगर आप लोग उसकी दिशा में परिवर्तन करोगे तो वो उसका विरोध करेगी। एग्जांपल से समझते हैं, टेंशन मत लो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाह रही है, अपने आप विराम से गति में नहीं आएगी वो, ठीक है। या अगर आप लोग लाने की भी कोशिश करोगे तो वह क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो काम की बात कर रहा है, ठीक है। देखो फालतू की बात कर रहा है दुनिया भर की। सर मैं फर्स्ट बार ग्रुप डी फिल फॉर्म किया हूं, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा बेटा। एक बच्चा बोल रहा है मैंने ग्रुप डी का फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया, निकल जाएगा क्या? तो फॉर्म भरने से थोड़ी निकलता है, पढ़ाई करने से होता है। पढ़ाई आप कर नहीं रहे। सर आरआरबी जेई का स्ट्रेस फ्री वीडियो बनाओ, स्ट्रेस फ्री वीडियो बनाओ कि प्लीज एक लिस्टिंग और इट विल बी स्ट्रेस फ्री सर प्लीज। अच्छा स्ट्रेस फ्री बनाना है क्या, मतलब मेरे को स्ट्रेस फ्री होके बनाना है या आपको ऐसा बनाना है कि आपका स्ट्रेस फ्री हो जाए? सब बना देंगे, अभी पढ़ लो। ये ग्रुप डी वाला जो बैच है, एलपी का बैच है, उनको तैयारी करने दो, आ जाओ। चलो अब सर इसके उदाहरण बताओ। देखो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताएंगे कि जब आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पे कोई फल लग रहा है, अगर आप लोग पेड़ को हिलाओगे तो क्या फल गिर जाते हैं क्या? दोस्तों वो इसी वजह से होता है विराम का जड़त्व। अब आप लोग रटते हो, चीजें समझते नहीं हो। दोस्तों समझिए, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि क्या हो रहा है, ध्यान से आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए ये पेड़ की कोई एक शाखा है, इस पे क्या लगा हुआ है, कोई फल लगा हुआ है, ठीक है।
अभी दोस्तों फल कहां पर था? रेस्ट में था, विराम में था। कैसी कंडीशन में था? रेस्ट में था, विराम में था। तो ये ऐसे ही रहना चाहेगा। अब आप इस शाखा को हिला रहे हो दोस्तों। ये जो जब आपने पेड़ हिलाया तो जो पहले शाखा ये थी, अब कहां पर आ गई? मान लेते हैं अब शाखा इधर आ गई। तो ये जो आपका फल था, पहले पोजीशन ये थी, अब क्या हो गई? मान लीजिए नई पोजीशन ये हो गई। तो पहले वो यहां पर था, वो यहीं पर रहना चाह रहा था, इसी जगह रहना चाह रहा था। आप उसको कहां पर ले गए? इधर ले गए। ये इधर ही रहना चाह रहा है। तो शाखा तो आप लोगों की इधर लेकर जा रहे हो, लेकिन ये फल इधर ही रहना चाह रहा है। फल इधर ही रहना चाह रहा है, आप शाखा उधर लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं शाखा से फल अलग हो जाएगा क्या? तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पेड़ को हिलाने पर फल गिरते क्यों हैं, तो इसका कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। क्लियर है क्या? क्लियर है? आ जाओ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आपने कभी रोलर कोस्टर राइड करी है? सर ये क्या होता है? मैंने नहीं करी। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। दोस्तों ये एक आप लोगों का एक प्रकार का झूला होता है इस टाइप का, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग बैठ जाते हो, जैसे एकदम ऐसे चलता है, ये बहुत है ना। तो इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर राइड। तो अभी आप लोग पहले थे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ये झूला, आप लोग इस पे बैठ गए। पहले किस में हो आप? पहले रेस्ट में हो, विराम में हो। आपकी बॉडी विराम में ही रहना चाह रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसने चलना शुरू करा, आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो इस झूले के कांटेक्ट में था, इस राइड के कांटेक्ट में था, तो वो तो उसके साथ में क्या हो जाएगा? आगे चल जाएगा। आपकी बॉडी उधर ही रहना चाहेगी। तो उधर रहना चाहेगी तो आप बेसिकली कैसे गिरोगे? पीछे की ओर गिरोगे। तो अचानक जब रोलर कोस्टर राइड शुरू होती है तो आप लोग पीछे की ओर गिरते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोग घोड़े पर बैठे हो। दोस्तों घोड़ा जब एकदम से चलना शुरू होता है, या फिर बाइक पे आप लोग किसी के बाइक के पीछे बैठे हो, तो जब बाइक एकदम से कोई चलाता है तो पीछे की ओर गिरते हो क्या? इसके पीछे कारण क्या है? जैसे दोस्तों यहां पर देखिए, ये मान लीजिए दोस्तों घोड़ा है या मान लीजिए बाइक है, जो भी आप लोग मानना चाहे। पहले आप लोग इधर थे, पहले बाइक चल नहीं रही थी, बिल्कुल रेस्ट में थी, विराम में थी। आप किस में थे? विराम में थे। आप किस में रहना चाहोगे? विराम में रहना चाहोगे। लेकिन जैसे एकदम किसी ने बाइक स्टार्ट करी तो आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो बाइक के कांटेक्ट में या घोड़े के कांटेक्ट में, तो वो तो आगे चल जाएगा। आपकी बॉडी वहीं पर रहने की कोशिश करेगी, नीचे वाला पार्ट आगे हो जाएगा, तो आप लोग कहां गिर जाओगे? पीछे गिर जाओगे। तो अचानक ही चलने पर पीछे क्यों गिर रहे हो? इसके पीछे कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आई बात समझ में? चले आ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। इसका मतलब क्या है? अगर कोई गति में है तो वह गति में ही रहना चाह रहा है। अगर आप लोग उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करोगे तो वह उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। चलिए इसका एग्जांपल बताओ। दोस्तों आप देखते होंगे बस में ऊपर बैठ बैठ के व्यक्ति जाते हैं, तो एकदम से अगर बस ब्रेक लगा देना तो सारे व्यक्ति नीचे आ जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। क्यों? क्योंकि देखो देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये बस है, बस के ऊपर कोई बैठा था, पहले बस चल रही थी, मोशन में थी बस, आप भी मोशन में थे। अब एकदम से बस रुक गई, आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो बस के कांटेक्ट में, वो तो रुक जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी का में चाहेगी क्या करना? मोशन करना। इसलिए आप लोग क्या गिर जाओगे? आगे गिर जाओगे। तो इसलिए भाई साहब कभी बस की छत पे मत बैठा करो। सर प्रयागराज और सिकंदरा जोन की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की डीवी मेडिकल डेट अभी तक नहीं आई, कुछ पता करो। हाँ अभी पता करके बताता हूं अभी, है ना। हेलो, हाँ वो राहुल कुमार जी को दिक्कत आ रही थी उनका, हाँ हाँ उनको फोन करो आप। हाँ हाँ उनको फोन करो, हाँ है ना। इनके मतलब केवल इनकी नहीं आई, बाकी सब बच्चों की आ गई है ना, केवल इनकी नहीं आई स्पेशल। हाँ तो इनको करो एक बार फोन करके बताओ जल्दी। हाँ मैंने राहुल जी कर दिया, ठीक है आ जाओ। अरे बेटा आएगी जब आ जाएगी, आपके अकेले की तो आई नहीं, सारे जोन वाले की है। चलो सेम चीज दोस्तों, कोई घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। तो घोड़ा घोड़ा दौड़ रहा है, पहले आप मोशन में थी, और मान लो घोड़ा एकदम से रुक गया, तो आप लोग आगे की ओर गिरोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तो मोशन में रहना चाहेगी। इसको बोलते हैं गति का जड़त्व, तो ये इसमें चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपने को बार बार बोला जाता है क्या? सीट बेल्ट पहना करो। क्यों पहना करो? मान लीजिए कोई व्यक्ति कार चला रहा है, एकदम से दोस्तों सामने कुछ आ गया, उस व्यक्ति ने एकदम से ब्रेक लगा दिया,
तो बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो कार के कांटेक्ट में, वो तो उसके साथ रुक जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी तो क्या करनी चाहिए, मोशन करना चाहिए। और दोस्तों सीट बेल्ट नहीं होगी तो कांच में आके घुस जाएगा, इसीलिए बोला जाता है हमेशा सीट बेल्ट पहना करो। क्लियर है क्या? क्लियर है? चले आगे, चले आ जाओ। चलो नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। क्या होता है दिशा का जड़त्व? दोस्तों आप जैसे मान लीजिए बस में सवारी करी है या नहीं करी, सभी ने करी है, कभी ना कभी तो करी होगी। तो आप लोग मान लीजिए खिड़की के पास में जाके बैठ गए, बोले मैं तो खिड़की की तरफ बैठूंगा। दोस्तों बस जा रही थी ऐसे सीधे सीधे जा रही थी, क्लियर है? बस ने एकदम से लेफ्ट टर्न लिया, तो आप कहां की ओर घूमते हो, राइट की ओर या लेफ्ट की ओर? बताओ बताओ, राइट की ओर लेफ्ट की ओर? देखो दोस्तों पहले आपकी दिशा कौन सी थी, ये वाली दिशा थी। अब बस ने टर्न लिया लेफ्ट साइड ऐसे, लेकिन दिशा का जड़त्व क्या बोलता है, आप अपनी उसी दिशा में रहने की कोशिश करोगे। तो बस तो घूम रही है ऐसे, बस तो घूम रही है ऐसे, लेकिन आप ऐसे ही रहने की कोशिश करोगे, इसलिए बस के रेस्पेक्ट में आप कहां जाओगे, राइट की साइड जाओगे। आगे बात समझ में सिंपल है, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया भी होगा। चलिए दोस्तों, क्या पहला नियम आपको समझ में आया? बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है। आगे बात समझ में? अब दोस्तों सेकंड लॉ समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है। तो पहले आइए मोमेंटम यानी संवेग ही समझते हैं। क्या होता है संवेग? देखो दोस्तों, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m और यह गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो जरूर इसका कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगा। तो दोस्तों इसका वेलोसिटी, इसका वेग हम लोग मान लेते हैं क्या, v। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई वस्तु मोशन करती है, गति करती है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी क्या? हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, कोई ना कोई तो होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, गति करता है, तो जैसे उसकी वेलोसिटी होती है वैसे उसका मोमेंटम यानी संवेग भी होता है। सर संवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु का अगर आप लोगों को संवेग निकालना है तो संवेग यानी मोमेंटम निकालने का सूत्र क्या है, उस वस्तु के द्रव्यमान को उसकी वेलोसिटी यानी वेग से गुना कर दो तो उसका मोमेंटम निकल जाएगा। दोस्तों संवेग को हम लोग जनरली p इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों सर? मोमेंटम को तो m से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों m से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मास को। तो इसलिए दोस्तों इस मोमेंटम के लिए हमने एक अलग लेटर इस्तेमाल कर लिया p, तो इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये p मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। चलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक बताओ, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक। आगे बात समझ में? दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, कौन बताएगा? देखो वेलोसिटी यानी वेग एक सदिश राशि है, यानी इसमें आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो मोमेंटम क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है क्या? तो कुल मिला के डायरेक्शन की जरूरत इधर है तो फिर इसमें भी है। तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये सदिश राशि है अदिश राशि है, तो आप लोग बोलोगे ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए दोस्तों जरूर सभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी इसका विमीय सूत्र बताओ क्या होगा? विमीय सूत्र क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका विमीय सूत्र। तो किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की होती है। एक बार आ रहा है तो m की पावर 1 रख दो। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है। एक बार आ रहा है तो ये रख दो। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की होती है। तो एक बार आ रहा है तो t की पावर 1। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों अभी आप लोगों का ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है,
संवेग दे दिया, वेग दे दिया और द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, संवेग यानी मास इंटू वेलोसिटी का मान दिया हुआ है 50। दोस्तों वेलोसिटी का दिया हुआ है तो मास निकालना है, मास का हो जाएगा 50 अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी थी 5 तो कितना हो जाएगा 10, और मास द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो 10 किलोग्राम आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, चले आगे। अच्छा, अब दोस्तों आपको अगर संवेग समझ में आया है तो अब आप लोगों को दूसरा नियम इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों दूसरा नियम क्या बोलता है, आइए समझते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, ध्यान से देखो, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है दोस्तों। प्रारंभ में यह कुछ u वेग से गति कर रहा था, हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, क्लियर। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ऐसे पीछे से ढिशुम, तो इसका वेग बढ़ेगा या कम होगा, बताओ। इसका वेग बढ़ेगा या कम होगा, बताओ, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। तो दोस्तों मान लेते हैं t सेकंड के अंदर इसका वेग u से बढ़कर, है ना, क्योंकि दोस्तों वेग बढ़ेगा, आप लोग ऐसे लगा रहे हो, तो इसका दोस्तों वेग हम लोग मान लेते हैं u से कितना हो गया, चेंज होके v हो गया। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में। दोस्तों पहले संवेग क्या था, m इंटू यू था, बाद में संवेग क्या था, m इंटू वी। क्या मैं बोल सकता हूं क्या संवेग में भी परिवर्तन आ रहा है, मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। तो न्यूटन साहब का दूसरा नियम क्या बोलता है, क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि दोस्तों अगर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा चेंज आएगा। तो न्यूटन साहब के सेकंड नियम के अनुसार कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया जो फोर्स होता है ना, वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, संवेग में कितना परिवर्तन आ रहा है बट्टे कितने समय में आ रहा है ना। इंग्लिश में लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम, और ये जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो कितने टाइम, कितने समय में आ रहा है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। सर पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं, पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं? टैग जी आप पढ़ते क्यों नहीं है, पहले इसका जवाब दो। अगर इसका जवाब आपको पता है तो आपको मिल जाएगा, खुद से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब इसको समझो, देखो दोस्तों मुझे ये देखना है कि मैंने फोर्स लगाया, इसकी वैल्यू क्या है। आप मुझे बताएंगे संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, सभी कमेंट करके बताएंगे कितना परिवर्तन हुआ। पहले कितना था m इंटू यू, बाद में कितना हो गया m इंटू वी। क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये परिवर्तन आ गया एम वी माइनस एम यू, और कितने समय में आया, ये t समय में आया। क्या आपका भी यही आ रहा है क्या? दोस्तों अगर मैं m कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा अंदर, और बाहर t आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो, बताओ। आगे बात समझ में। दोस्तों पहले वेग, पहले वेलोसिटी u था, बाद में वेलोसिटी v हो गया। तो ये क्या है, v माइनस यू क्या है, v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में कितना परिवर्तन आया। क्या ये वेग में परिवर्तन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी है क्या, और कितने टाइम में आई। तो ये वेग में परिवर्तन की दर आ गया क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ गया क्या, और इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जो आप लोग बोलते हैं ना फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, वो कहां से आता है दोस्तों, वो यहां से आता है, न्यूटन के सेकंड नियम से आता है। आगे बात समझ में, बात समझ में आई है नहीं आई बताओ। तो आप लोग जो बोलते रहते हो ना ये कहां से आता है, कहां से आता है, कहां से आता है, समझ में आ गया कहां से आता है? हां सर हमको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे, तो मैं लिख सकता हूं क्या, फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन।
चलो दोस्तों, एसआई मात्रक बताओ, फोर्स का एसआई मात्रक। दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई मात्रक क्या हो गया बताएंगे? बताओ। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे ही दोस्तों हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होगा ग्राम, और त्वरण का होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों इसे ही हम लोग डाइन के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताएंगे क्या न्यूटन में और डाइन में संबंध आप लोग बता सकते हैं क्या? देखो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, होता है ना न्यूटन। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो किलोग्राम की जगह मैं क्या 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकता हूं क्या? दोस्तों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये मैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया न्यूटन। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितना होता है? 10 की पावर 5 होता है। दोस्तों आप लोग देख के बताइए, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? डाइन होता है। तो क्या मैं इसको डाइन लिख दूं क्या? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1,00,000 डाइन होते हैं। आगे बात समझ में? बताओ। चलिए दूसरी बात दोस्तों, इसका विमीय सूत्र बताओ। दोस्तों विमीय सूत्र बताओ। ये सही है? आज बैकग्राउंड कलर सही है क्या, या व्हाइट ही रखे? बताओ, अच्छा है ना? ये जो बोलते रहते हो आप ब्लैक डार्क कलर, ये कैसा लग रहा है आपको बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर ठीक है ये वाला? चलिए अब बात करते हैं कि सर इस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र बताओ। दोस्तों क्या होगा विमीय सूत्र? डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र क्या होगा? बताए बताए। तो देखिए दोस्तों, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की होती है। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है। एक बार आ रहा है तो एल की पावर 1। नीचे सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की होती है। तो ये कर दूं, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। दोस्तों फोर्स का विमीय सूत्र आप लोग सीधे याद रखो, ध्यान रखो। क्यों ध्यान रखो? क्योंकि अगर आप अभी हम जब आगे वर्क पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे ना, तो अगर आप लोगों को देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप लोगों को फोर्स की याद होगी ना, तो कई राशियों की विमीय सूत्र आप लोगों को निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो प्लीज दोस्तों याद रख लोगे, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। बताओ याद रख लोगे? और मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों को तो याद भी हो गई क्लास में, है ना? कोई बड़ा इशू नहीं है। चले थोड़ा आगे चले चले, आ जाओ। चलो तो चलो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, पहले देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, सर हेल्पलाइन नंबर बता दो। ये है दोस्तों हेल्पलाइन नंबर 7374019437। ठीक है, चलिए बताएं। बताओ दोस्तों, एक बल 2 सेकंड के लिए लगाया, किस पे लगाया? 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया। दोस्तों लगाने से क्या हुआ? जो वेग पहले 4 मीटर पर सेकंड था, अब इसका वेग 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बताओ फोर्स कितना लगाया? तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जिस वस्तु पे फोर्स लगाया वो किसके बराबर होगा? उस वस्तु का द्रव्यमान गुना उस वस्तु के त्वरण। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना था? 5 किलोग्राम। इस वस्तु का त्वरण बताओ। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में कितना परिवर्तन हो गया? 4 से 7 हो गया। कितने का परिवर्तन आ गया? 3 में। कितने समय में आ गया? 2 सेकंड में आ गया। तो 5 या 15, 15/2 7.5। और फोर्स का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। आ रहा है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर आपकी बुक, अरे यार बुक आ जाएगी बेटा, अभी आप बार बार क्यों परेशान होते हो आप? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अब आप लोगों को फोर्स यानी बल समझ में आ गया, मतलब बल होता क्या है। लेकिन मतलब बल आपको ये समझ में आ गया, बल लगने से होता क्या है? संवेग में परिवर्तन होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। फोर्स का मान कैसे निकाले ये भी आपको पता पड़ गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स क्या होता है, तो शायद बहुत जनों को अभी तक फोर्स नहीं पता होगा। मतलब आप जानते हो फोर्स। तो अब बात करते हैं ये फोर्स के बारे में, क्या है फोर्स। जैसे दोस्तों मैं इस
बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स क्या है, क्या है, एक प्रकार का पुश है, एक प्रकार का धक्का है। दोस्तों अगर मैं किसी पे फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा हूं तो पुश, ये फोर्स क्या है, एक प्रकार का पुल है। तो दोस्तों फोर्स यानी बल क्या होता है, इसको आप लोग एक पुश या पुल भी बोल सकते हो, है ना, जैसे पुश या पुल। तो फोर्स एक प्रकार का क्या है, इसको एक पुश या पुल भी आप लोग इसे बोल सकते हो। आगे बात समझ में। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था पहले चैप्टर में कि जो फोर्स होता है, बल होता है, वह एक सदिश राशि है। आई बात समझ में दोस्तों, क्लियर है। आ जाओ अब बात करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर सबसे जो है ना वो आप लोगों का यही है फिजिक्स में। आगे खतरनाक खतरनाक चैप्टर है परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। चलिए दोस्तों, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, क्या बोला इन्होंने थर्ड लॉ में, पहले नियम में कुछ बातें बता दी, दूसरे में बता दी, थर्ड लॉ में क्या बोला। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, इसे एक्शन रिएक्शन लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्शन रिएक्शन लॉ यानी इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे बोलते हैं। क्या होता है नियम, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ। आ जाओ। एक कमलेश जी बोल रहे हैं सर, जो टीचर आपके कॉपी पेस्ट करके पढ़ाता है उन्होंने बुक लॉन्च कर दिया, आप भी लॉन्च कर दो। इससे क्या मतलब है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या, क्या करोगे बुक का, ला देंगे बुक, लाएंगे जब यार जल्दीबाजी, बुक बुक पढ़िए ना। आपके रूम में कितनी बुक पढ़ी है, 15-20 तो पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, मतलब आई एम श्योर 5-6 किताब तो पढ़ी हुई है आपके कमरे में। मैथ्स की होगी 2-3 तो मैं बताऊं, मैथ्स के टीचर सबसे ज्यादा लॉन्च करता है, ये आ गई ये आ गई, है ना। आराम से समझो, पहले जो ध्यान है ना समझने में लगाओ, है ना। अगर आपने ये बात स्कूल में भी ध्यान लगा लेता, क्लास 9वीं अच्छे से पढ़ लेते, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं साइंस वगैरह, तो आज आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैथ्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, भैया 9वीं 10वीं तक की तो बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, केवल साइंस नहीं, केवल विज्ञान की बात नहीं है, बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ कि वैसे आप ज्यादा समझते हो क्या। दोस्तों मैथ्स भी 10वीं लेवल तक की है क्या, अगर मैं, आप ज़्यादा पढ़ते हो, आप सभी बहुत बच्चे बहुत मेहनती बच्चे हैं, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको शायद पता होगा मैथ्स, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या 10वीं तक की है क्या, अगर मैं कुछ अलग है क्या बिल्कुल ही खतरनाक, बताओ। दोस्तों आप ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, आप 6ठी से 10वीं तक की जो एनसीईआरटी में शायद वही है, पॉलिटी जो है शायद वही है, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इससे दिमाग लगाओ, अगर आप बेसिक पे ध्यान दे लेते तो आज तक आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सेम मैं चीज बता रहा हूं कि यार आप ये पढ़ो, अगर आप ये पढ़ोगे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। दोस्तों आप एक चीज मुझे बताएंगे, आपके घर में कोई वॉल है, दीवार है, आप उस पर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे क्या आपके हाथों में उतना ही ज्यादा दर्द होगा क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो दीवार भी आप पर फोर्स लगा रही है, इसका मतलब यही हुआ यार। अगर मैं बस दीवार को से जस्ट टच करके खड़ा हुआ तो मेरे हाथों में दर्द ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बहुत कम फोर्स लगाया, इसका मतलब दीवार ने भी कम लगाया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये नियम क्या बोलता है कि अगर कोई एक वस्तु दूसरे पे बल, या फिर मान लो ऐसे समझ लो इसको, अगर मैं इस वस्तु पे फोर्स लगाता हूं तो इतना ही फोर्स ये वस्तु मेरे पे लगाएगी। यानी क्या फोर्स आपको कभी अकेला मिलेगा क्या, फोर्स क्या कभी आपको अकेला मिलेगा क्या। तो यही नियम से हमको यह पता पड़ता है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, हमेशा हमेशा पेयर में मिलेगा, युग्म में मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए फोर्स हमेशा, बल हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, ये बात किसने बताई, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही है। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे देखो अब इनका स्टेटमेंट क्या था, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का
एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। एक्शन का मतलब है बल। जैसे अगर मैं दीवार पे 100 न्यूटन का बल लगाऊंगा तो दीवार भी 100 न्यूटन का ही बल लगाएगी। मैं दीवार पे इधर लगा रहा हूं, दीवार इधर लगाएगी। सिंपल सा है, कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो एक एक करके बात समझते हैं। चलो ये देखो आप, जैसे दोस्तों कोई रॉकेट है, रॉकेट ऊपर की ओर कैसे जाता है आपको पता है? इसका जब फ्यूल जलता है तो क्या कुछ गैसें भी निकलेगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और भी अलग अलग गैसेस। क्या वो गैसेस बाहर निकल रही है क्या? तो बाहर निकल रही है नहीं, एयर पे फोर्स लगा रही है। तो एयर इतना ही फोर्स लगाएगी इस पे, इस दिशा में, जिसकी वजह से रॉकेट आपका ऊपर की ओर जाता है। और कुछ एग्जांपल बताएंगे आप लोग? बताएंगे? जैसे एरोप्लेन है ये आप लोगों का, ये हवा को पीछे धकेल रही है, हवा पे फोर्स लगा रही है पीछे, तो हवा भी इस पे लगा रही है इधर, जिसकी वजह से ये आगे जा रहा है। और बताइए दोस्तों, दोस्तों जब भी आप लोग गन फायर करोगे तो गन पीछे की ओर आएगी क्या? आएगी क्या? वो क्यों आई? देखो ध्यान से आप लोग समझो। ये थी आपकी गन, गन थी दोस्तों। गन के अंदर होती है बुलेट यानी गोली। तो अगर गोली निकली है तो जरूर दोस्तों गोली पे बल लगाया होगा कि निकल, और ये फोर्स किसने लगाया होगा? इस बंदूक ने लगाया होगा। दोस्तों बंदूक ने लगाई गोली पर बल, चल बाहर चल, तो गोली निकल गई। लेकिन गोली भी क्या लगाएगी? बंदूक पे बल लगाएगी कि भाई आपने मुझ पे इस तरह फोर्स लगाया, लो मैं भी आप पे इस तरह फोर्स लगाता हूं, तो बंदूक पीछे की ओर आएगी। क्लियर है क्या दोस्तों? आपने कभी देखा होगा, आप अगर शायद यूपी बिहार अगर इन राज्य से है, वेस्ट बंगाल में, तो आप लोगों ने नाव की सवारी कभी ना कभी करी होगी। तो जब आप लोग नाव से किसी छोर पे उतरते हैं तो आपने क्या रखा? एक पैर आपका नाव पे था, दूसरा जैसे ही किसी किनारे पे रखते हो तो देखना दोस्तों जो बोट होगी ना थोड़ी पीछे की ओर जाती है। वो क्यों जाती है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये किनारा है, यहां पानी है, ठीक है, ये रही आपकी नाव, छोटी सी नाव। अब दोस्तों आपकी एक टांग ये रही, एक टांग ये रही, ठीक है, ये आप ये रहे, सॉरी, ठीक है। अच्छा चलाई भी है, बहुत बढ़िया यार। देखो आपने दोस्तों जब पैर रखा उधर, किस पे फोर्स लगाया बताओ? आपने जब पैर रखा इस तट पे किनारे पर, आपने कहां पर फोर्स लगाया बताओ? बताते नहीं हो आप। आपने पैर रखा कहां पर? इस किनारे पे। तो क्या आपने किनारे पे फोर्स लगाया क्या? तो आपने फोर्स कहां पर लगाया? कहां पर लगाया? बताते नहीं हो सर, मैंने किनारे पे लगाया। तो दोस्तों ये भी आप पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा तो ये फोर्स ऐसे ट्रांसमिट होते हुए यहां पर आ जाएगा, बोट में आ जाएगा, तो ये बोट थोड़ी सी पीछे की ओर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना छोटा, कितना सिंपल चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है ये आपको आसान क्यों लग रहा है? सोचा है आपने? क्योंकि दोस्तों इसका मैक्सिमम पार्ट मतलब मोशन यानी जो गति है वो आप लोग पढ़ चुके हो। तो बस गति के बारे में जो 3 बातें बताई थी वही तो पढ़नी थी इसमें, और क्या पढ़ना था? मेजर तो आपका गति था जो आपका पिछला चैप्टर हो चुका। तो इसलिए बहुत छोटा आप लोगों का क्या है? चैप्टर है। सर कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और दोस्तों जो चैप्टर होते जा रहे हैं रिवाइज करते रहना, वरना फिर बोलोगे कि सर मैं तो भूल गया। आधे से ज्यादा लोग तो बायोलॉजी भूल ही गए होंगे, मैं लिख के देता हूं आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच जुड़ो। अगर सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, डिटेल में आपको पढ़ना है सब कुछ, की एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, चाहे ग्रुप डी हो, एलपी, टेक्नीशियन, जेई। ठीक है, एक बार पढ़नी है जीवन में, कभी साइंस आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, सारे पीवाईक्यू में कराता हूं क्लास में। हर क्लास आप लोगों को अगर मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो भी लेटेस्ट आए हैं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाएं, निर्माण बैच में जाके बाय नाउ आप लोग करेंगे तो आप लोगों का चल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास के नीचे कमेंट करके बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी बायोलॉजी पूरी रिवीजन है। अभी 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा, भूल जाओगे, पूछ लो क्या 2 क्वेश्चन?
पूछ लू क्या, बताओ? लो भी पूछता हूं। दोस्तों, आपके पेट के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका से एंजाइम निकलता है? उन कोशिकाओं का नाम बताओ, उन सेल का नाम बताओ जिनसे एंजाइम निकलता है, बताओ। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए था, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए था। गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेट के अंदर जो जठर ग्रंथि पाई जाती है ना, उसकी कौन सी कोशिकाओं से निकलता है एंजाइम? याद ही नहीं है तुम्हें? तुरंत आना चाहिए था। मैं पूछ रहा हूं कौन सी कोशिकाओं से आंसर निकलता है। वाह बेटा वाह। सुमित शर्मा बोल रहे हैं बाइल जूस। भैया मुश्किल है सिलेक्शन, है बुरा मत मानना, सिलेक्शन मुश्किल है। एक बोल रहा ऑक्जेंटिक, गलत है। एक बोल रहा म्यूकस। अरे भाई साहब, तुम्हारा तो हो लिया सिलेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलूं तुम्हें मैं, मतलब आंसर भी क्या दे रहे हो, बाइल जूस, पेत्रस। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, कोई लैंगरेंस, कोई बीटा, सारे गलत है। एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, एक दो बच्चे हैं जिनका आंसर सही दिया है पेप्टिक सेल, तो बेटा उन्हीं का तो सिलेक्शन होता है। मतलब इनमें से जो 2-4 का ही होगा सिलेक्शन, क्या सबका थोड़ी होगा? याद ही नहीं है आपको? और आप सोच रहे हो जब मैं एग्जाम आएगा मैं याद कर लूंगा, 1000 बार बोल बोल के परेशान हो गया कि भैया रिवीजन करते रहो साथ में। बाद में तो पता नहीं सभी करते हैं रिवीजन,